आज हम भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण इसके बारे में जानेंगे। भारत में पूर्व पाषाण काल, जैसा कि पाषाण से हमारा तात्पर्य पत्थर से, ऐसे काल जब मनुष्य अधिकतर पत्थरों का उपयोग करता था दैनिक जीवन में, और बहुत सारे जैसे शिकार का कार्य करना, पत्थरों से ही घर बनाना, पत्थरों ज़्यादातर जीवन पूर्ण रूप से पत्थरों पर ही आधारित था। तो ऐसे काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और मनुष्य जो कि पहले एक तरह का असभ्य और जंगली जीवन जीता था, तो उस समय उसको ना तो उसके अंदर सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, ना संस्कृति का, और उसका पूर्ण रूप से जीवन एक तरह से प्राकृतिक जीवन था। तो उस समय की बारे में हम देखेंगे। भारत में पूर्व पाषाण काल के अवशेषों और चिन्हों के आधार पर इस युग की सभ्यताओं को सुविधा की दृष्टि से 5 भौगोलिक खंडों में विभाजित किया जाता है। कितने खंडों में? 5 खंडों में। वो 5 खंड कौन से? भौगोलिक विभाजन में 5 खंडों में। तो उत्तर भारत में सोवा सभ्यता, दूसरा पश्चिमी भारत जो राजस्थान का अधिकतर भाग, अरावली की पहाड़ियाँ, मध्य भारत और पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, ये 5 खंडों में मतलब ये विभाजित था भारत में पूर्व पाषाण काल, जहाँ पर इसके अवशेष प्राप्त होते हैं कि कैसे मनुष्य रहता था, कैसा जीवन जीता था, उसके बारे में जानकारी हमें इन 5 भागों के माध्यम से होती है। तो हम पहले पूर्व पाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो उत्तर भारत में सोवा सभ्यता, इस पूर्व पाषाण काल के यहाँ अवशेष प्राप्त होते हैं। सोवा सभ्यता जो थी वो द्वितीय अंतरहिमकालीन युग की यह सभ्यता मानी जाती है। द्वितीय अंतरहिम युग की सभ्यता, ये 2 भागों में विभक्त, प्रारंभिक सोवा सभ्यता और पर्वतीय सोवा सभ्यता। तो सोवा सभ्यता के बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो मनुष्य के जीवन जीने की कला के बारे में बताते हैं। इसके बाद है पश्चिमी भारत, तो राजस्थान राज्य का अधिकतर भाग, जिसमें अरावली पर्वतमाला का भी क्षेत्र आता है, जहाँ मनुष्य पूर्व पाषाण काल में निवास करता था। किस प्रकार से उसकी जीवन था, जीवन शैली कैसी थी, वो किस प्रकार से अपना रहने का स्थान बनाता था, और शिकार करने में जो अधिक से अधिक पत्थरों का इस्तेमाल करता था। तो पश्चिम भारत में राजस्थान का अधिकतर भाग और अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र। मध्य भारत में इस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका की गुफाएं में भी इसके अवशेष मिले हैं। तो मध्य भारत में इस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा शामिल किए जा सकते हैं। मतलब पूर्वी क्षेत्र में बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो बिहार में सिंह भूमि जो प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलता है, और बंगाल में मिदनापुर, बंगाल में कौन सा क्षेत्र? मिदनापुर और पुरुलिया। ये क्षेत्र उड़ीसा में मयूरभंज, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पूर्वी क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के बहुत से अवशेष प्राप्त होते हैं। मतलब उस सभ्यता कैसी, पूर्व पाषाण में मनुष्य कैसे रहता था। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र, तो दक्षिणी क्षेत्र के में आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम कुरनूल से पुरा पाषाण के युगीन बहुत सारे औजार प्राप्त हुए हैं। कौन से? कुरुनूल से पुरा पाषाण के युगीन औजार प्राप्त होते हैं दक्षिणी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में। और नलमुंडा से 600 पेने ब्लेड भी प्राप्त हुए। कहाँ से? नलमुंडा से 600 पेने ब्लेड, यानी ब्लेडों का इस्तेमाल
काटने में ये इसको इस्तेमाल किया जाता था। और ये ब्लेड इस बात का प्रमाण है कि उस समय पूर्व पाषाण काल में मनुष्य जो लकड़ी काटना या किसी चीज़ को काटने के लिए ब्लेडों का इस्तेमाल करते थे। प्रारंभ में ऐतिहासिक शिकारी समूह और उनकी कठिनाइयाँ। अब प्रारंभ में मनुष्य का जीवन बहुत ही जटिल था, क्योंकि भोजन की खोज में दिन भर भटकते रहते थे और भोजन तलाशते तलाशते कभी वे पशु पक्षियों का भी शिकार बन जाते थे। और दिन भर भोजन में भटकते रहने के कारण ना तो वो एक जगह स्थायी रूप से रह पाए और ना ही वो अपने उनके किसी प्रकार की सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। और कठिनाइयाँ ये थी, ना तो रहने का कोई स्थान, न भोजन की निश्चितता और ना ही कोई पारस्परिक आपसी मेल भाव या मतलब आपसी मेल मिलाप भी नहीं था कि भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते थे, जिससे जीवन में स्थिरता नहीं आ पाई। तो प्रागैतिहासिक शिकारी समूह का उद्देश्य सिर्फ भोजन तलाशना और विभिन्न प्रकार की आपदाओं का भी शिकार हो जाते थे और उनकी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। निवास, भोजन और मौसम की बहुत सारी समस्याएं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारी परेशानियां ये शिकारी समूह झेलते थे। इसके बाद मध्य पाषाण काल में कंदरा कला आती है, रॉक आर्ट। तो मध्य पाषाण काल पूर्व पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के बीच एक संक्रमण काल ही था। मतलब पूर्व पाषाण तथा नव पाषाण युग के बीच एक संक्रमण काल भी था, जिसे मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण कंदरा कला। वर्षा और वायु के सामूहिक प्रभाव से अनेक पर्वतमालाएं अनेक स्थलों पर कट गई और उनके बीच कंदराएं बन गई। मनुष्यों ने इन्हीं कंदराओं को अपना निवास स्थल बनाया और विंध्याचल की पहाड़ियां में इनका विशाल प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? विशाल प्रमाण। तो वर्षा और वायु के सामूहिक प्रभाव से अनेक पर्वतमालाएं अनेक स्थलों पर कट गई और उनके बीच कंदराएं बन गई। मनुष्यों ने इन्हीं कंदराओं को अपना निवास स्थान बनाया और ये विंध्याचल की पहाड़ियों में इसका विशाल प्रमाण देखने को मिलता है। तो ये थी कंदरा कला। इसके बाद नवपाषाण ताम्रयुगीन संस्कृतियां। तो नवपाषाण काल, भारत में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बाद नवपाषाण संस्कृति का प्रादुर्भाव होता है। यानी मध्य पाषाण के काल के बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य ने बहुत सारी मतलब अपने अंदर डेवलपमेंट कर ली थी। जैसे वो स्थायी रूप से रहने लगा था, भोजन को वह पका के खाने लगा था, अग्नि का उसे ज्ञान हो गया था, पहिए का वह आविष्कार कर लिया था, लकड़ी के मकान बनाने आरंभ कर दिए थे और लोग एक स्थिर नदियों किनारे रहना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो नवपाषाण काल की काफ़ी विशेषताएं हैं। तो भारत में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बाद नवपाषाण संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। नवपाषाण युगीन सभ्यता के केंद्र, तो इसमें 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की टोस नदी घाटी में नवपाषाण कालीन के सेट प्राप्त किए गए हैं और नवपाषाण संस्कृति के उत्तर भारत में तमाम केंद्र हैं, जैसे कि सिंहभूम, मिदनापुर, पुरुलिया, मयूरभंज और भी इलाके नवपाषाण युग सभ्यता केंद्र। लेकिन 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की टोस नदी घाटी में नवपाषाण कालीन सेट प्राप्त किए गए। औजार, अब नवपाषाण कालीन औजार क्या थे? कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, ओखली, मूसल पीसने के औजार, स्क्रैपर, पॉइंटर, ये थे औजार जिसका प्रयोग नवपाषाण कालीन मनुष्य करता था, जिससे उसका जीवन थोड़ा पहले से आसान हुआ कि वो औजारों से सामान को काटना
पीसना और मतलब शिकार करना, ये इसमें काफ़ी सहायक होते थे। बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन बनाना इस काल का आविष्कार माना जा सकता है कि जो मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ किया, और वो बर्तन अपने जैसे भोजन या खाद्य सामग्री रखने के काम आते थे। उद्योग धंधों में पशुपालन, ये इसके बाद बढ़ई, बुनकर, रंगरेज, बर्तन आदि के उद्योग इस समय प्रचलित हुए। तो पशुपालन जैसे कि पशुओं से दुग्ध प्राप्त करना, पशुओं को खेती मतलब कृषि कार्य में लेना, पशुओं से चमड़ा प्राप्त करना। बढ़ई, ये लकड़ी का सामान बनाते थे जिससे कि बहुत सारी जीवन में सुविधाएं बढ़ी। और बुनकर कपड़े बनाने का काम करते थे, रंगरेज कपड़े रंगने का, बर्तन बनाने वाले कुम्हार, और आदि उद्योग शुरू होने से मनुष्य के जीवन में थोड़ी एक तरह से सुलभता आई और उसका जीवन आसान हुआ। इसके बाद भोजन एवं अग्नि का उपयोग। तो भोजन, पहले के मनुष्य कच्चा भोजन करता था, कच्चा मांस खाता था। भोजन में कोई निश्चितता भी नहीं थी कि भोजन कैसे पकाया भी जा सकता है। अग्नि का जब ज्ञान हुआ तो भोजन को पका के खाने जाने लगा, और शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन मनुष्य खाने लगा था। जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज, फल फूल, दूध, ये शाकाहारी भोजन, और मांस, विभिन्न जानवरों का मांस, अंडे, ये सब मांसाहारी भोजन में आते थे, जो पहले से वो पूर्व से खाता चला आ रहा था। और पहले मांसाहारी भोजन पे अधिक डिपेंड था मनुष्य। तो भोजन में अग्नि का प्रयोग, अग्नि के प्रयोग से भोजन को वह पका के खाने लगा। इसके बाद मृतक संस्कार। तो नवपाषाण काल में मृत व्यक्ति को दफनाने, गड्ढा खोदकर गाड़ने और जलाने की भी प्रथा चल रही थी। और इस प्रकार से मरे हुए व्यक्ति को कई जगह तो खुला भी छोड़ दिया जाता था कि उसका पशु पक्षी उसको अपना आहार बना ले। लेकिन यहाँ पर इतिहासकार ये मानते हैं कि गड्ढा खोदकर मृत व्यक्ति को गाड़ने वक्त उसके उपयोग की सामग्री भी रख दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि ये शायद उसको बाद में उसकी जरूरत पड़े। ये अंधविश्वास का प्रतीक था। इसके बाद समुदाय, जातियां एवं वर्ग। मनुष्य अनेक समुदाय एवं जातियों में बंटने लगे थे क्योंकि मनुष्य का धीरे धीरे मानसिक डेवलपमेंट हुआ। मनुष्य को ये लगने लगा कि हमें ग्रुप यानी समूह में रहने में लाभ, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम एक दूसरे के द्वारा हल करते हैं। तो मनुष्यों ने जब कृषि करना शुरू किया और नदियों के किनारे बसने लगे तो वो एक परिवार के रूप में भी रहने लगे और जातियां भी बनने लगी। कुछ धीरे धीरे लोगों ने अपने कार्यों का विभाजन भी कर लिया, जैसे कृषि कार्य करने वाले, युद्ध करने वाले, शिकार करने वाले और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को निर्माण करने वाले। तो इस प्रकार से एक समुदाय, वर्ग और जातियों में मनुष्य विभाजित होने लगा धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से। पारिवारिक जीवन, पशुपालन और खेती के व्यवसाय में मानव जीवन को परिवार में रहने के लिए बाध्य किया। तो पारिवारिक जीवन का उत्पत्ति यानी समाज का डेवलपमेंट देखने को मिलता है नवपाषाण काल में। तो पशुपालन जब किया और खेती करने लगे और व्यवसाय में करने लगे तो मानव को बड़े परिवार में रहने के लिए बाध्य किया। परिवार एक बड़े बड़े स्वरूप में स्थापित हुए और ज़्यादातर जो परिवार नदियों के किनारे ही बसना आरंभ किया, क्योंकि वहाँ पर जल की सुलभता थी। इसीलिए इसके बाद धार्मिक जीवन, अंधविश्वास का बीजारोपण नवपाषाण काल में देखने को मिलता है कि मनुष्य प्रकृति की उपासना भी शुरू कर देता है और प्रकृति की विभिन्न घटनाओं को होते हुए देखकर वह डरने भी लगता है, जैसे बिजली का कड़कना और सूर्य उपासना, जल की उपासना और कुछ पौधों को भी वह मतलब पूजने लगता है, मतलब आस्था रखता है। तो अंधविश्वास और का बीजारोपण नवपाषाण काल में होता है। भाषा एवं कला, बोलियां स्थिर होने लगी और इस समय भाषा के रूप में
मतलब लोग एक निश्चित कोई भाषा तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के विचारों भावों को समझने की एक संकेत डेवलप होने लगे और ग्रुप विशेष में वो लोग समझने लगे कि वो उनके विचार की मतलब मन की क्या दशा है, वो क्या चाहते हैं। पहले चित्रात्मक लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि वह चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते थे, लेकिन बोलने की कला वो धीरे धीरे डेवलप हुई और लोग कुछ अपने विचारों को आपस में समझने लगे, तो बोलियां स्थिर होने लगी। मिट्टी के बर्तन में कलात्मकता बढ़ने लगी, तो कला का विकास हुआ। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और खिलौने जैसे मनुष्य थोड़ा थोड़ा बनाना सीखने लगा, और चूंकि मिट्टी के बर्तन की उन्हें आवश्यकता भी थी, तो इस प्रकार से मिट्टी की जो कला थी, बर्तन बनाने की कला, वो डेवलप होती गई। इसके बाद नाम नवपाषाण ताम्र युगीन संस्कृतियाँ। तो नवपाषाण काल में तांबे धातु का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो ऐसी कौन सी ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ थीं जिसमें तांबे धातु का प्रयोग प्रचलन बढ़ा? क्योंकि अभी तक मनुष्य पत्थरों का यूज कर रहा था, और जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। लेकिन ताम्रयुगीन मतलब तांबे का भी अब एस कल्चर में मतलब संस्कृति में तांबे को भी महत्व दिया जाने लगा। तो ताम्र की संस्कृति में कोयटा संस्कृति का नाम आता है, जो बोलन दर्रे कोयटा के समीप स्थित है। अमरी नर संस्कृति, ये भी ताम्रयुगीन संस्कृति के अंतर्गत है। सिंध बलूचिस्तान में यह स्थित है। कुल्ली संस्कृति दक्षिणी बलूचिस्तान में है। कुल्ली संस्कृति। झोब सभ्यता भी उत्तरी बलूचिस्तान में। तो ताम्रयुगीन संस्कृति की जो संस्कृतियां हैं, कोयटा संस्कृति, आमरी नल संस्कृति, कुल्ली संस्कृति और झोब सभ्यता, जो कि उत्तर बलूचिस्तान में। तो आज हमने भारत में पूर्व पाषाण काल को हमने भौगोलिक 5 खंडों में जाना: उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। फिर इसके बाद हमने मध्य पाषाण काल, और इसके बाद नवपाषाण काल और ताम्रयुगीन संस्कृतियों के बारे में जानकारी ली। और नवपाषाण काल में उनके केंद्र, औजार, बर्तन, उद्योग धंधे, भोजन एवं अग्नि का प्रयोग, मृतक संस्कार, समुदाय, जातीय वर्ग, पारिवारिक जीवन, धार्मिक जीवन, भाषा एवं कला। और नवपाषाण ताम्रयुगीन संस्कृति में कोयटा, अमरी नल संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, झोब सभ्यता। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।